चो योंगसंग, हमारी कहानी का हीरो, इस वक्त हेल की सबसे खतरनाक जगह में है। सोच रहे हो ये यहाँ कैसे पहुंचा? कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन सुनने में मजा आएगा। सब शुरू हुआ जब एक दिन अर्थ पर एक मिस्टीरियस गेट खुला और जैसे ही वो गेट खुला अंदर से मॉन्स्टर्स क्रीचर्स की बाढ़ आ गई। इंसानियत को बचाने के लिए हीरोज की जरूरत पड़ी, ऐसे लोग जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स थी। बस वहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे जिम वाले बंदे चो योंगसंग की। ये बंदा फुल सिग्मा मेल वाइब्स देता था, उसे बस अपनी ट्रेनिंग से मतलब था। जिम उसका सेकंड होम था। फिर एक दिन जब योंगसंग हंटर बना तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो गईं। एक रैंडम डंजन में एक्सप्लोरेशन करते वक्त एक गॉडेस उसके सामने प्रकट हुई। इमेजिन करो, एकदम ड्रामेटिक एंट्री। वो बोली, मैं तुम्हें एक क्रेजी डील ऑफर कर रही हूँ, इसे एक्सेप्ट करो और तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगी। योंगसंग ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने फट से यस बोल दिया। गॉडेस ने बोला, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हेल के स्पेशल ट्रेनिंग रूम में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ट्रेन करना होगा। लेकिन टेंशन मत लो, वहाँ टाइम वैसे नहीं चलता जैसे अर्थ पर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सब सही चल रहा था जब तक कि एक मैजिकल स्टॉर्म ने ट्रेनिंग रूम को तबाह नहीं कर दिया। उस तूफान में फंसकर योंगसंग हेल की गहराइयों में गिर पड़ा और अब वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां कोई रूल नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उस स्टॉर्म ने उसे एक अजीब जगह पर फेंक दिया। घुटनों के बल गिरते ही उसने सोचा, भाई ये कैसी जगह है? फर्स्ट ट्रेनिंग तो लिटरली जान ले ली, अब ये कौन सा स्पॉट है? लेकिन योंगसंग को ये नहीं पता था कि ये अबिस का एक खाली हिस्सा था। यहाँ कोई रूलर नहीं था, ना कोई कॉन्स्टलेशन इसे कंट्रोल करता था। फिर उसने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक ह्यूज सर्पेंट लाइक मॉन्स्टर, इतना बड़ा कि उसकी स्टोन लाइक स्केल्स दूर से चमक रही थी। वो मॉन्स्टर पूरा ऑनिक्स जैसा लग रहा था, लेकिन पोकेमॉन का क्यूट वर्जन नहीं, प्योर नाइटमेयर वर्जन। योंगसंग उसे देखकर बुदबुदाया, सीरियसली क्या मुझे इसे पकड़ना है? गॉडेस ने मुझे इतना ओवर एस्टिमेट क्यों किया? मैं तो सिर्फ सी रैंक का हंटर हूँ और ये मॉन्स्टर ए रैंक का लग रहा है। लेकिन उसने खुद को काल्म किया। उसने सोचा, गॉडेस कोई गलती नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसने अपने हाथों को टाइट किया और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर पंच दे मारा। चो योंगसंग का पंच इतना कमजोर था कि उस सर्पेंट पर कोई असर ही नहीं हुआ, ना कोई मूवमेंट, ना कोई रिएक्शन। उसे समझ आ गया कि उसकी स्ट्रेंथ अभी उस मॉन्स्टर को हर्ट करने के लिए काफी नहीं है। इस बीच योंगसंग ने दूसरे हंटर्स को डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक पर चर्चा करते सुना। ये एक डी रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इसे स्लो और पॉइंटलेस मानते थे। उनकी नजरों में इसे सीखना बेकार था क्योंकि इसे मास्टर करने में बहुत टाइम और पेशेंस लगता था। लेकिन चो को ये टेक्निक कुछ अलग लगी। बाकी लोग जहाँ इसे वेस्ट ऑफ टाइम मान रहे थे, वहीं चो को चैलेंज पसंद आया। दो सीनियर हंटर्स ने उसे वार्निंग दी, ये टेक्निक बहुत मुश्किल और धीमी है। ये पूरी तरह इनर एनर्जी पर डिपेंड करती है जिसे डेवलप होने में सालों लगते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट्स देने वाली टेक्निक्स चूज करते हैं, पर चो को ये रिस्क लेने में मजा आ रहा था। डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक में इनर एनर्जी गेन करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं था, लेकिन इसकी मूव्स, सेलेस्टियल पंच, सेलेस्टियल फुटवर्क और सेलेस्टियल किक जब भी यूज होती, एक्सपोज्ड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती। धीरे धीरे ये इनर एनर्जी को बढ़ाती थी। योंगसंग ने सोचा, अगर मैं इसे बार बार रिपीट करता रहा तो एक दिन मैं इसका मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जो भी इस टेक्निक में हाथ डालता अक्सर बीच में ही हार मान लेता। अब वापस प्रेजेंट की बात करें तो चो लगातार उस सर्पेंट को अटैक करता रहा। शुरू में उसके पंचेस का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सालों साल प्रैक्टिस की। इसी स्ट्रगल के दौरान डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की कॉम्प्लेक्सिटी उसे और आकर्षित करती रही। एक दिन जब उसने अपनी पूरी ताकत से पंच मारा तो अचानक उसे एक अजीब सी एनर्जी का रश फील हुआ। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसने सर्पेंट की स्टोन लाइक हार्ड स्केल्स को चकनाचूर कर दिया। वो विशाल काय सर्पेंट शॉक में चो को घूरने लगा। इस बीच चो को पता चला कि उसने एक नई स्किल अनलॉक कर ली है, B+ रैंक इंटरनल स्ट्राइक। ये उसकी डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक के लिए एक बड़ा इंप्रूवमेंट था। जैसे ही उसने ये अचीव किया, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि वो फर्स्ट क्लास तक पहुंच चुका है। ये अचीवमेंट उसके लिए बड़ी बात थी, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में एक हल्की सी शंका ने भी जगह बना ली। उसे चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट शान ली की स्टोरीज याद आई। वो एक ऐसा वॉरियर था जिसने सिर्फ मार्शल आर्ट्स के दम पर जेनिथ क्लास हासिल की थी। शान ली की स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसे 6th सर्कल ऑफ मैजिक के बराबर माना जाता था। जब रिपोर्टर्स ने शान ली से पूछा कि क्या वो और ताकतवर बनने का एम रखता है, तो उसने जवाब दिया, मेरा गोल S रैंक बनना है। वो मुकाम जिसे अब तक किसी मार्शल आर्टिस्ट ने अचीव नहीं किया। चो योंगसंग ने खुद से कहा, अगर शान ली ये कर सकता है तो मैं भी। बस मेहनत और पेशेंस से आगे बढ़ना होगा। और यहीं से उसकी जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। चो के लिए ये रियलाइजेशन थोड़ा डिमोटिवेटिंग था कि S रैंक तक पहुंचने में उसे लगभग 1000 साल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच जब उसने सर्पेंट को फाइनली पंच करना बंद किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आंसू इस बात के कि चो की ट्रेनिंग खत्म हो गई और उसकी पंचिंग बैग वाली जिंदगी भी। चो ने सर्पेंट को एश्योरेंस दिया, रिलैक्स, मैं तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं रखता। आखिरकार मैंने ही तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर चुना था। तुमसे लड़ाई करने से मुझे ही फायदा हुआ है। जब चो ये सोच ही रहा था कि अब उसे अपनी अगली ट्रेनिंग कहाँ शुरू करनी है, तभी सर्पेंट ने अपना सिर झुका लिया और उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। चो को ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने ऑनिक्स को थैंक यू कहा। आखिरकार
अबिस में पैदल चलना बहुत थकाने वाला और लंबा काम था। अब 100 साल बीत चुके थे जब जो पहली बार इस अबिस में आया था। उसकी यादें वापस उस गूंजती हुई आवाज पर चली गईं जो उसने अपनी अराइवल के वक्त सुनी थी, एक गहरी अनुगूंज वाली हम, जैसे माना स्टॉर्म की दूर से आती हुई गूंज। तब उसने सोचा था कि शायद गॉडेस खुद उसे गाइड कर रही थी। अब जब सरपेंट उसे अपनी पीठ पर लेकर आगे बढ़ रहा था तो चो ये सोचने लगा कि शायद उसकी ट्रेनिंग यहाँ एक और माइलस्टोन के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन तभी सरपेंट ने धीरे से फुफकारते हुए एक तरह से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। सच कहें तो हमारा इडियोटिक जो ये नहीं जानता था कि उस माना स्टॉर्म में जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऑनिक्स को ये बात अच्छे से समझ आ रही थी कि ये कदम कितनी बड़ी बेवकूफी है। उसने चो को समझाने की कोशिश की कि अगर वे स्टॉर्म में गए तो शायद उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन क्या चो कभी किसी की बात सुनता है? ऑफ कोर्स नॉट। सरपेंट ने हार मान ली और सोचने लगा, क्या दुख भरा दिन है एक सरपेंट होने के लिए। और फिर दोनों ने स्टॉर्म के दिल में छलांग लगा दी, चो पूरी मस्ती में और सरपेंट आंसुओं के साथ। जब वे माना स्टॉर्म से बाहर निकले तो सरपेंट अभी भी उस हॉरर से शॉक्ड था जो उसने अभी अभी सहा था, लेकिन चो वो तो अभी इस गलत फहमी में था कि ये स्टॉर्म अबिस के लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है, जो न सिर्फ स्टॉर्म से बिना किसी नुकसान के बाहर आया बल्कि उसने इसे बेनिफिशियल भी मान लिया। उसने पाया कि जब स्टॉर्म की माना उसके शरीर में गई तो उसने उसकी थकान मिटा दी और उसी समय बॉडी को ट्रेन भी किया। इसके अलावा चो को कॉन्स्टेलेशंस भी काफी अमेजिंग लगने लगे। उसने सोचा जो कॉन्स्टेलेशंस इतनी बड़ी पावर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे। इस बीच स्टोन सरपेंट को अच्छे से समझ आ रहा था कि जो कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पालकर बैठा है, लेकिन जो चो को नहीं पता था वो ये कि जो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था जब उसने पहली बार उस माना स्टॉर्म का सामना किया। वो पहला एक्सपीरियंस शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि उसी ने उसके शरीर को इस बार के स्टॉर्म के लिए तैयार कर दिया था। स्टॉर्म के गुजरने के बाद अचानक चो को खाने की क्रेविंग होने लगी, लेकिन मजेदार बात ये थी कि वो सच में भूखा नहीं था, चाहे उसने 100 साल से कुछ भी खाया ना हो। तभी ऑनिक्स ने अपना विशाल सिर नीचे झुकाया और अपने शरीर से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े चो की तरफ बढ़ा दिए। ऑनिक्स के लिए वो मियर फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक थे, लेकिन टेक्निकली वो उसके शरीर का हिस्सा थे, तो वो मीट भी कह सकते हैं। चो ने उसे देखकर सोचा, क्या मैं सच में इसे खा सकता हूँ? ऑनिक्स ने अपने पत्थर को चो की तरफ और जोर से धकेला, जैसे कहना चाहता हो, खा लो, मैंने खुद तुम्हारे लिए दिया है। चो ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए वो टुकड़ा वापस कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, चाहे मैं कितना भी भूखा क्यों ना हूँ। ये छोटी सी एक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और अचानक एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, यू हैव गेन्ड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेट सर्पेंट एंड लर्न द स्टोन मार्शल आर्ट्स। चो ने ये नई स्किल हासिल की और अब वो इसे आजमाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ को तोड़ सकता है और इतना फ्लेक्सिबल कि हवा में तैर सकता है। लेकिन स्टोन मार्शल आर्ट्स सीखने के बावजूद उसने डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक्स को छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। उसे लगा कि हर ट्रांसेंडेंस उसकी एनलाइटनमेंट को और गहरा कर रही है। उसकी क्यूरियोसिटी और डिजायर ने उसे एक नई जगह पर पहुंचा दिया, एक विशाल समुद्र के किनारे। उस समुद्र का पानी अजीब सा अननेचुरल पर्पल था। चो को पता था कि ऐसा एनवायरनमेंट एक स्टोन क्रीचर यानी ऑनिक्स के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने ऑनिक्स को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद वेव्स के अंदर चला गया। जैसे ही चो ने पर्पल पानी को पार करना शुरू किया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये कोई नॉर्मल सी नहीं था। ये पानी जहरीला था और हर वेव का प्रेशर उसकी डिफेंसेस को कमजोर कर रहा था। उसकी डिवाइन सेलेस्टियल एनर्जी बहुत तेजी से कंज्यूम हो रही थी और अगर ये पूरी तरह खत्म हो गई तो उसकी जान पर खतरा हो सकता था। पानी के अंदर उसे और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ खतरनाक सी क्रीचर्स जो ओवरसाइज्ड टैडपोल्स की तरह दिखते थे उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर उस पर हमला करने लगे। पानी का जहर उसकी सांस लेना मुश्किल कर रहा था, लेकिन तभी उसने दूर एक ग्लोइंग चीज देखी। शायद यही वो है जो मुझे इस स्टेज को क्लियर करने के लिए चाहिए, उसने सोचा। इसी बीच जमीन पर खड़े ऑनिक्स की नजर समुद्र की सतह पर बनते हुए रिपल्स और उठते हुए बबल्स पर पड़ी। ऑनिक्स अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि एक बड़ा वाटर फाउंटेन आसमान में शूट कर रहा है, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि चौ ही था जो समुद्र से बाहर कूद रहा था। चौ हल्की सी सांस फूलने के साथ बड़बड़ाया, अगर वो चमचमाती चीज समुद्र की गहराई में थी तो क्या वही मेरी गॉडेस ने मुझे ढूंढने को कहा है? लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, ये जहरीले समुद्र को पियर्स कैसे करूंगा? हालांकि चो का अपनी गॉडेस पर भरोसा अडिग था। चाहे उसकी प्लानिंग कुछ भी हो, चो ने सोचा कि वो उसे मैनेज कर लेगा। अब हमारा जीनियस इडियट इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि उसे डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक्स का यूज करके अपनी इनर स्ट्रेंथ को और बिल्ड करना होगा। लेकिन ये कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं था। इसे करने में उसे बहुत बहुत लंबा समय लगने वाला था। असल में ये जर्नी इतनी लंबी हो गई थी कि चो एबिस में 200 साल बिता चुका था। उसे पता था कि अर्थ पर टाइम अलग तरह से चलता है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल बहुत लंबी लग रही थी। एक दिन जब चो ने देखा कि उसका सर्पेंट फ्रेंड फिर से रॉक्स खा रहा है, तो उसे याद आया कि उसे अब भी वो ह्यूमन फूड कितना मिस होता है। एबिस की वजह से उसे भूख तो नहीं लगती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज गायब है। उसने खुद से कहा, मैंने ऐसा कुछ 200 साल पहले भी कहा था। उसी समय उसने समुद्र के किनारे एक अजीब सा क्रीचर देखा जो पानी से बाहर फंसा हुआ था। वो एक पेक्यूलियर लुकिंग सी बीस्ट था
जो शायद मर चुका था। चो ने सोचा शायद ये एक एडिबल फिश हो सकता है। भूख और क्यूरियोसिटी से ड्रिवन उसने इसे कुक करके खाने का डिसीजन लिया। उसने खुद से कहा कितना बुरा हो सकता है, सही। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके पास कोई नाइफ नहीं था। उसने बिना सोचे समझे एक रॉक पर पंच मारा और उसे एक शार्प टुकड़े में तोड़ लिया। काल्म और फोकस्ड चो ने दिखाया कि वो कितना रिसोर्सफुल हो सकता है। सर्पेंट ने ये सब देखा और अपनी आंखों में प्योर कंफ्यूजन के साथ सोचा ये इंसान आखिर कर क्या रहा है। चो ने उस क्रीचर को काटने की कोशिश की, लेकिन फिश के टॉक्सिन्स ने उसकी नाइफ और चॉपिंग बोर्ड दोनों को पिघलाना शुरू कर दिया। चो ने सोचा शायद मुझे इसे रॉ खा लेना चाहिए, लेकिन सर्पेंट ने डर के मारे उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। सर्पेंट घबराते हुए अपने मुंह से कुछ निकालने लगा। ये कोई और चीज नहीं बल्कि एक स्पेशल क्रिस्टल था, एडामेंटाइन। ये क्रिस्टल रॉक टाइप मॉन्स्टर्स के लिए सबसे प्रेशियस ट्रेजर माना जाता है। चो ने क्रिस्टल को फिश पर यूज किया और देखा कि टॉक्सिन्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर चो की आंखें चमक उठी। चो ने फैसला किया कि एबिस में ट्रेनिंग के दौरान वह खुद के लिए एक सेट ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बनाएगा। उसे अपने क्लैन लीडर की बातें याद आईं, जिसने एक बार कहा था कि किसी हॉबी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। चो को समझ में आ गया कि ये सही मौका है। हंटिंग, प्रिपेयरिंग और जो भी मिल सके उसे कंज्यूम करना न केवल उसे फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा बल्कि उसकी ओवरऑल रेजिलियंस भी बढ़ाएगा। उसने यूटेंसिल्स बनाए और सोचा अब इससे मैं फिश मॉन्स्टर को प्रॉपर तरीके से काट सकता हूँ। लेकिन पहली बार जब चो ने फिश मॉन्स्टर को खाया तो उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि ये एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं होने वाला। फिश का टेस्ट इतना बुरा था कि ऑनिक्स ने भी डिसगस्टेड साउंड्स निकालनी शुरू कर दी। ऑनिक्स का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो भाई ये क्या खा रहे हो। लेकिन चो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हमेशा से ब्लैंड और बोरिंग फूड खाने का आदी था। उसके लिए खाना सिर्फ फ्यूल था, एंजॉयमेंट का सोर्स नहीं। एफिशिएंसी और फिजिकल बेनिफिट्स उसके लिए टेस्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब चो ने फिश का पहला बाइट लिया तो टेस्ट तो बुरा था ही, साथ ही पॉइजन ने उसके शरीर में फैलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट ने उसे दिखाया कि उसकी इनर स्ट्रेंथ उस पॉइजन के खिलाफ लड़ रही है। न केवल उसने पॉइजन को सरवाइव किया बल्कि पॉइजन ने उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। तभी चो को रियलाइजेशन हुआ ये मॉन्स्टर्स मेरे दुश्मन नहीं बल्कि पावर का सोर्स हो सकते हैं। जब तक मैं इंटॉक्सिकेटेड न हो जाऊं मैं इनकी एनर्जी हार्नेस कर सकता हूं। इस रियलाइजेशन के बाद उसने सी क्रीचर्स को एनिमीज के तौर पर देखना बंद कर दिया। अब वो उनके बारे में सोचता था फूड। उसने ठान लिया कि वो इन सभी क्रीचर्स को खाएगा और उनकी पावर का यूज करके खुद को और भी स्ट्रांग बनाएगा। पॉइजन से डरने का तो सवाल ही नहीं था। अगले कुछ 100 साल चो ने समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर किया। वो मॉन्स्टर्स सी क्रीचर्स से लड़ता, उन्हें हराता और फिर खाता। धीरे धीरे वो पॉइजन के लिए कम्प्लीटली इम्यून हो गया। इतना ही नहीं, उसने पॉइजन को वेपन की तरह यूज करना भी सीख लिया। आखिरकार उसकी पॉइजन इम्यूनिटी इतनी पावरफुल बन गई कि वो अनकॉन्करेबल पॉइजन इम्यूनिटी में बदल गई। अब न सिर्फ पॉइजन का उस पर कोई असर नहीं होता था बल्कि वो अपने डेनन इनर एनर्जी कोर से पॉइजन को खींचकर इस्तेमाल भी कर सकता था। उसकी डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक भी इस प्रोसेस में नए लेवल्स पर पहुंच गई। अब जो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो सोचने लगा गॉडेस ने मुझे अब तक वापस क्यों नहीं बुलाया। अर्थ का क्या हाल होगा? क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने छोड़ा था? वो जानता था कि अब वो शायद अर्थ का सबसे ताकतवर हंटर बन चुका है या शायद सबसे ताकतवर इंसान। एबिस का कोई अंत नहीं था और चो को लगा कि उसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसे अपने स्टोन सर्पेंट दोस्त को अलविदा कहना पड़ा। दोनों ने साथ में बहुत कुछ सहा था, लेकिन एबिसल डेप्थ्स में जाने का डिसीजन चो को अकेले लेना था। वो जगह सर्पेंट के लिए बहुत डेंजरस थी। सर्पेंट छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चो जानता था कि यही सही है। उसने अपने दोस्त की जान खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं किया। चो ने अपने स्टोन सर्पेंट कंपेनियन को आखिरी बार विदा किया और एबिसल गहराइयों में डाइव कर गया।